आज इस श्रृंखला में हम बात करेंगे MPPSC 2024 में चयनित जितेंद्र बघेल जी से। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये रहती थी कि घर वाले इतना विश्वास कर रहे हैं और सिलेक्शन हो नहीं रहा है, तो अब करे क्या। तो फिर लगने लगा था कि यार अब तो नहीं हो पाएगा। जितना ज़्यादा डरता था मैं उतनी ज़्यादा मेहनत करता था। जब मैं फेल हुआ तो मेरी स्ट्रेटजी और सटीक होती थी या फिर और मैं मेहनत बढ़ा देता था। एक बार फिर से उठ खड़ा हो कि बस मुझे दोबारा तैयारी करना है, ऐसा क्या कहना चाहेंगे उससे? पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीख रहे हो कि लिखना कैसे है। ये नहीं कि एज इट इज जो क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं हम वही हमको लिखना है। क्योंकि अगर आपने लिखना सीख लिया, आपको लिखने की प्रैक्टिस हो गई, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन होगा आप डील कर लोगे। आज वाले DSP जितेंद्र पहली बार के प्रीलिम्स में फेल जितेंद्र से क्या कहेंगे? पहली बार जब मैं फेल हुआ था प्रीलिम्स में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस क्यों नहीं की। काश प्रैक्टिस कर लेता तो पहली बार में फेल नहीं होते। दोस्तों, मैं शैली आनंद अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ सत्यमेव जयते संस्थान की पॉडकास्ट श्रृंखला कर्मगाथा में। आज इस श्रृंखला में हम बात करेंगे MPPSC 2024 में चयनित जितेंद्र बघेल जी से, जिन्होंने DSP पद प्राप्त किया है। सरल सहज स्वभाव के धनी जितेंद्र बघेल जी, आज आप उनसे मिलकर जानेंगे कि सादगी से बढ़कर कोई खूबसूरती नहीं होती। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछना चाहूँगी कि वो जितेंद्र जो पहली बार प्रीलिम्स में फेल हुआ और आज वाला जितेंद्र जो DSP बनकर बैठे हैं, दोनों में क्या अंतर है? आज वाले DSP जितेंद्र पहली बार के प्रीलिम्स में फेल जितेंद्र से क्या कहेंगे? पहली बार जब मैं फेल हुआ था प्रीलिम्स में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस क्यों नहीं की। काश प्रैक्टिस कर लेता तो पहली बार में फेल नहीं होते। मतलब पहली बार की ही प्रैक्टिस जो है वो शायद आखिरी चयन में ही बदल सकती थी। हाँ। तो जितेंद्र जी, आपने बताया बातचीत में कि आपने SMG की प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, तो क्या अनुभव रहे यहाँ की टेस्ट सीरीज़ के आपके? मैं 2019-20 में प्रीलिम्स में फेल हो चुका था। 2021 में मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो 2021 की जो टेस्ट सीरीज थी यहाँ पे सत्य संसाधन नाम से थी। अलग अलग नाम से यहाँ पे टेस्ट सीरीज हुआ। तो सत्य संसाधन नाम से टेस्ट सीरीज थी, तो उसमें 60 टेस्ट थे। 60 टेस्ट में ऐसा होता था, वो टेस्ट जो थे वो यूनिट वाइज थे। यूनिट वाइज के बाद फिर 6 दिन तक वो टॉपिक वाइज थे। टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज ऐसे 6 दिन तक तो वो टॉपिक वाइज होते थे। एक यूनिट को 6 दिनों में उस टाइम पे बांट दिया गया था। तो हर टॉपिक से क्वेश्चन होते थे 100। हर टॉपिक से मतलब एक यूनिट को 6 दिनों में बांटा है। उन 6 दिनों में पूरी एक यूनिट है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस हो जाते थे। एक टॉपिक से हर टाइप के क्वेश्चन हो जाते थे। तो 6 दिन तक 600 क्वेश्चन तो मेरे वो प्रिपेयर हो गए थे। और 7वें दिन में फिर क्वेश्चन एक पूरा MCQ वाला रहता था 100 क्वेश्चन का। तो 700 क्वेश्चन मेरे एक यूनिट से रेडी हो चुके थे। ऐसे एक यूनिट से 700 क्वेश्चन, बहुत खूब। ऐसे 10 यूनिट के, हाँ, लगभग मतलब आपको 7000 के अप्रॉक्स क्वेश्चन जो है वो मिल जाते थे। हो चुके थे सत्य संसाधन में, और वो मैंने पूरी ईमानदारी से दिए थे। मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं करता था। तो वहाँ पे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। और 2021 का मेरा प्रीलिम्स बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुआ था। और 2021 के बाद से लगातार मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होते आ रहा। कभी फिर 2021 से 2025 तक का मैंने प्रीलिम्स दिया है, तो उसमें मैं कभी फेल नहीं हुआ। तो साथ में बीच में मैं और फिर प्रैक्टिस करते भी रहता था। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए जो 2021 का प्रीलिम्स एग्जाम था, क्योंकि 2019 में फेल हो चुका था। मतलब शॉर्ट में कहे तो सत्यमेव जयते संस्थान की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ने आपके चयन में क्या भूमिका निभाई? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रीलिम्स में तो जैसा मैंने बता दिया, और मेंस में मैंने 2020 से 2025 तक, जैसा कि मैंने फिर आपको बताया कि मेरा 2025 का 2024 का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी मैं मेंस की टेस्ट दे ही रहा था। तो मैंने 2020 से 2025 तक लगातार मेंस की मैंने टेस्ट। अच्छा, लगातार 2020 से 25 तक लगातार। बस जब प्री का एग्जाम कर रहा था तब मैं टेस्ट नहीं देता था। बाकी
टेस्ट भी तब चलते भी नहीं थे, तो मैं लगातार टेस्ट दे ही रहा था। एक भी जहाँ तक मुझे नहीं लगता शायद कोई ऐसी टेस्ट सीरीज होगी जो मैंने छोड़ी हुई बीच में, मतलब कुछ ऐसी रही होगी जब मेरा एग्जाम चल रहा है। जैसे 2021 में मुझे कलम सूत्र देना था, और उस टाइम हमारा 2021 का मेंस का एग्जाम था। उस टाइम कलम सूत्र फर्स्ट वाली चल रही थी जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। तो वो ऐसे जब सेम टाइम पे अगर दूसरी टेस्ट सीरीज चल रही थी वो नहीं दे पाता था मैं, क्योंकि लगभग सब दे ही देता था, क्योंकि फ्री रहता था। तो ठीक है, तैयारी कर रहे थे तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है। और मेरी क्या लगभग मैंने सब सेल्फ किया है, थोड़ा बहुत कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ा है और थोड़ा बहुत कुछ कोचिंग में पढ़ा था। उसके बाद कोचिंग लॉकडाउन की वजह से बंद हुई थी, बाकी लगभग सब सेल्फ किया मैंने। तो खुद का एवोल्यूशन करना या फिर मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना, ये सारी चीज़ें मैंने फिर यहाँ पे जो सर का डिस्कशन होता था उससे मैंने सीखा है। तो आपको क्या लगता है कि मुख्य परीक्षा में हम देखें कौन कौन से आयाम कवर करते थे सर? मुख्य परीक्षा के सर सभी आयाम कवर करते थे, पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक, क्योंकि जो डेली क्लास का डिस्कशन होता था टेस्ट के बाद उसमें तो होता ही था, उसमें सारा बताया जाता था। जैसे इतिहास का पेपर है तो फिर उसमें कोई भी शासक है तो उसके बारे में अगर उसके बारे में पूछ लिया जाए तो हमको क्या क्या डायमेंशन रखना है, जैसे उसका शासन क्षेत्र क्या है, या सारी चीज़ें जो बच्चे जानते हैं क्लास वाले। तो एक तो ये है कि जो भी पेपर है या फिर जैसे ज्योग्राफी का पेपर है तो वहाँ पे आपको कैसे डील करना है, कैसे मैप बनाना है। मेंस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में फिर वहाँ पे जो कैसे हाईलाइट करना है कोई भी चीज़, या किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स बताए जाते थे, जैसे कोई ट्राइंगल है, कोई स्क्वायर है, या अलग अलग टाइप के, जैसे चांद वाला अलग। हाँ, बहुत प्रकार काफ़ी फेमस है सर के ये फ्लो डायग्राम। तो ये सर ने ये वाली चीज़ें तो बहुत सारी हमें बताई दी थी ताकि एक वेराइटी हो जाए क्वेश्चन में। और दूसरी चीज़ फिर सर ने ये बताया था किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मेट तो हो गया, दूसरा ये कि कैसे हमको उसको डील करना है। बहुत सारा अगर आपके पास कंटेंट है किसी भी क्वेश्चन का तो उसको कम करना है, कम कैसे किया जाए। अगर आपको बहुत सारा आ रहा है तो उसको कम शब्दों में कैसे लिखना है, थोड़े से शब्दों में आ रहा है तो उसको बड़ा कैसे करना है, और इन सब के अलावा अगर कुछ नहीं आ रहा है तो क्या तो कैसे करना है, ये भी चीज़ें सर बताते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। ये पेपर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, और पेपर फोर्थ में केस स्टडी सर बताया करते थे। टेलीग्राम ग्रुप में भी सर कुछ भी होता था तो वहाँ पे मैसेज कर ही देते थे। इसके बाद में फिर पेपर फिफ्थ में हिंदी के लिए भी बता देते थे। और जब हमारा जब पेपर होने वाला होता था जब तब सर क्लास लेते थे और सिलेबस को डिकोड करते थे, तो हर टॉपिक से अवगत करवा देते थे। हमें उस टाइम एक डर रहता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, हमारा अभी सिलेबस हुआ नहीं है तो अब क्या होगा। तो वो जो डर रहता है उसको ख़त्म करने के लिए उस टाइम पे सर क्लासेस लेते हैं, सिलेबस को डिकोड करते हैं, वो एक पूरा सिलेबस हमारे सामने से निकल जाता है। बेसिक चीज़ें बता देते थे, ये बता देते थे कि यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत ये भी बता देते थे कि इस टॉपिक से अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करना है। साथ में निबंध की क्लासेस भी सर लेते थे उस टाइम पे, अभी भी लेते हैं शायद। हाँ, अभी भी लेते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि निबंध 1 से 2 निबंध तो कम से कम तो मिलते हैं पेपर में। निबंध की क्लासेस होती थी, हाँ। और साथ में फिर जो लेटर प्रतिवेदन वगैरह है उनकी क्लासेस भी हो जाती थी। अभी एक बीच में 2025 की बात है जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, सही हूँ मैं, तो वैल्यू एडिशन के बीच में क्लास थी। वैल्यू एडिशन की क्लास, और जो वैल्यू एडिशन की क्लास थी उसमें फिर सर ने इंट्रोडक्शन बहुत सारे बताए थे कि आप इस टाइप के इंट्रोडक्शन ले सकते हो, इस टाइप के कंक्लूजन ले सकते हो। इन सब के बाद जब इंटरव्यू की क्लासेस थी तब सर ने हमको जो एक नया आया था कॉलम कि आपको सिविल सेवा में आपके आने का उद्देश्य क्या है, तो उसमें सर ने फिर 100 प्रकार के उद्देश्य बताया हमको क्लास में। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रही है, इनोवेशन बहुत करते हैं सर। और फिर सबसे मेन चीज़ तो ये है सर की जो एनर्जी है, सर के अंदर जो पोटेंशियल पॉजिटिविटी है, ये सारी चीज़ें बहुत काम आती थी। और सर ये सिखाते थे कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे प्रेशर हैंडल करना। सबसे ये जो हमारा जो एग्ज़ाम है, मेहनत, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें तो है ही है। इन सब के अलावा ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो है आपका एक पूरा साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है। अगर आपने आपको 6 दिन तक बैलेंस कर लिया या प्रीलिम्स का जो प्रेशर हैंडल कर लिया तो आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पे सर ये बता देते थे क्लास में कि आपको कैसे प्रेशर हैंडल करना है। कुल मिला के एग्ज़ाम के हर वो पहलू जहाँ पे आपको समस्या आ सकती है उनसे पहले ही अवगत करवा दिया जाता था। साइकोलॉजिकल प्रेशर से डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने देखा भी है और सुना भी है कि सर की जो मेंस से कुछ 8 दिन पहले की क्लास होती है, बूस्टर क्लास होती है एक तरह से, तो बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होकर निकलते हों उस क्लास में से। आपने भी ली होंगी वो क्लासेस कई बार? सारी क्लासेस
जितेंद्र जी, जब आपने तैयारी शुरू की होगी और आज के जितेंद्र जी जब खुद से मिलें तो क्या कहेंगे आप कि भाई कर लिया, आखिर हो ही गया? जी मैम, जब मैंने तैयारी की चालू की थी तब मेरा व्यक्तित्व बहुत अलग था, और जब मेरा चयन हो गया है, अंतिम चयन के बाद तक मेरा व्यक्तित्व पूरा बदल चुका था, और रिजल्ट के बाद तो फिर पूरा चेंज हो ही गया। बहुत चेंज आ गया, जैसा कि आपने पूछा कि पहले मैं क्या था, अब मैं क्या था। तो सीधे जैसा कि सब लोग जानते हैं, जब हम MPSC का सिलेबस पढ़ते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, क्या सही है क्या गलत है, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड चीज़ें हो, भूगोल से रिलेटेड चीज़ें हो, अर्थशास्त्र है, सारी चीज़ें हम सीखते हैं। एक सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है प्रत्येक विषय की। जी मैम। MPPSC में अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो खुद की ही ज़िद थी कि इस अधिकारी बनना है, या सिर्फ एक परीक्षा पास करनी है, सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, इतना ही था? मैम, इसमें दोनों चीज़ें थी। सरकारी नौकरी प्राप्त करना, ये भी सोचा था मैंने, साथ में सरकारी नौकरी के साथ एक अधिकारी बनना। सॉरी ठीक, कोई बात नहीं। तो MPPSC आपके लिए सिर्फ एक परीक्षा थी या खुद को साबित करने की एक जिद थी? परीक्षा तो थी ही, और इसको साथ में खुद को साबित करने की जिद भी थी, क्योंकि मैं इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, कम से कम 5-6 साल हो चुके थे। तो जब 5-6 साल प्रिपरेशन हो रही है तो सबको लगभग पता चल जाता है कि MPPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले, और इतने टाइम के बाद फिर ऐसा लगने लगता है लोगों को कि ये तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर वो साबित करने वाली बात आ जाती है कि हाँ, मुझे साबित करके दिखाना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और हाँ सच में मैं प्रिपरेशन कर रहा था। मतलब दो तरफा बोझ होता है, एक तरफ जिन्हें पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं वो उम्मीदों का बोझ होता है, दूसरी तरफ ऐसे लोगों को साबित करना होता है कि नहीं ये तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो आप पे क्वेश्चन मार्क लगा के रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल होता है कि अपनी तैयारी को, स्टैम्पर को बनाए रखना और आगे बढ़ना। कभी ऐसा लगा हो आपको कि अब नहीं हो पाएगा, फिर भी अगले दिन किताब खोली? ऐसा हर बार लगता है। जब 2019 का मैंने प्रीलिम्स का पहला एग्ज़ाम दिया था, उसका जब रिजल्ट आया था तो फिर मुझे लगा था कि यार उस 2019 तक कट ऑफ कम जाता था, और 2019 के बाद कट ऑफ बढ़ गया था। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार मैं इतने मार्क्स नहीं ला पाया, इतना कम कट ऑफ जाता था, और थोड़े से मार्क्स बढ़े थे, 2-4 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सही होने पे सिलेक्शन, मतलब 8 मार्क्स लगभग बढ़ गए थे जो कट ऑफ जाता था उससे। तो 2019 से फिर मुझे लगने लगा था कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी और फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो अब कैसे क्या हो पाएगा, ये पहली बार लगा था। दूसरी बार फिर जब 2021 के साक्षात्कार का रिजल्ट आया था तब लगा था कि अब नहीं हो पाएगा शायद। और तीसरी बार फिर जब 2022 का फिर से मैं एक बार फिर से फेल हुआ, तो फिर लगने लगा था कि यार अब तो नहीं हो पाएगा। पर इन सब के साथ में जैसा आपने पूछा था जिद और दूसरा साबित, दोनों चीज़ें थी। एक साइड कहीं ना कहीं ये लगता था कि नहीं हो पाएगा, साथ में दूसरी ये जिद थी कि मुझे करना है, और साथ में साबित भी करना है कि हाँ मैंने कर लिया। तो ये दोनों चीज़ें थी। तो जिद भी साबित की। से है। परिवार और समाज, परिवार साथ देता है, समाज अक्सर देखा है कि ताना देता है। हाँ, तो कभी कोई ऐसा ताना लगा हो सीधा कि आपकी ताकत बन गया हो भविष्य में जाकर? मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि जब मैं प्रिपरेशन का दौर रहा है तब मैं समाज से बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा। और परिवार की बात है तो परिवार वाले तो हमेशा साथ थे, उनको लगता था कि ये कर लेंगे एक न एक दिन। और जब मैं फेल हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है हो जाएगा। तो ऐसा डायरेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा कांटेक्ट था नहीं, तो समाज से मुझे ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला था। कुछ बातें जब हम फेल होते हैं तो फिर कुछ बात ऐसी आती है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और लोगों का तो हो गया, और लोगों का हो रहा है, परिवार से बाहर से तुलना होने लगती है। तुलना होने लगती है, उनका तो हो गया, आपको साक्षात्कार में यदि कम मार्क्स मिले या फिर मेंस में कम है आपके तो उनका कैसे हो गया, ऐसी चीज़ें आती हैं। पर परिवार वाले हमेशा साथ रहते हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप कर लोगे एक ना दिन। और सबसे मुझे लगता है कि सब बातों से हटकर परिवार वालों का साथ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।
मेरे परिवार वालों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और ये कहा है कि आप कर लोगे एक न एक दिन। और परिवार के सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता है कि आसान है, पॉसिबल ही नहीं है। बैकबोन होती है फैमिली, उसके बिना संभव नहीं है और मैं यहाँ करना। पे थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, मेरे परिवार वालों की बहुत भूमिका रही है, क्योंकि घर में जो समस्याएं होती थी वो मेरे परिवार वाले इतने अच्छे थे कि मुझे नहीं पता चलने देते थे कि घर पे क्या चल रहा है। अगर कुछ काम है तो मेरे जो कजिन भाई इंदौर में रहते हैं वो सारे काम मेरे घर के लगभग सब कर लेते थे, मुझे नहीं पता चलता था घर में क्या चल रहा है। और ये सिर्फ 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, जब से मैंने तैयारी चालू की तब से ऐसा रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा, अगर कोई बहुत एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है तभी बोलते थे कि हाँ घर आ जाओ, तो घर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे। और घर में जाता था उसके बाद अगर मैं मम्मी पापा से बोलता था कि मुझे जाना है वापस, मेरा पेपर है, तो भले वो 1 दिन हो या 2 दिन हो, भले 2 ही दिन हुए, तो वो ये नहीं पूछते थे क्यों जा रहे हो। अगर मैंने बस उनसे ये बोले कि मुझे पढ़ना है तो फिर सीधे बोलते थे हाँ ठीक है चले जाओ, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछते थे वो। तो फिर जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो फिर एक डर भी रहता था कि घर वाले इतना विश्वास कर रहे हैं, तो अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही रहती थी कि घर वाले इतना विश्वास कर रहे हैं और सिलेक्शन हो नहीं रहा है, तो अब करें क्या। तो जिद यहाँ पे भी थी, ये एक जिद थी। कुछ बच्चे होते हैं, परिवार वाले जब उनसे उम्मीद करते हैं तो कहते हैं बच्चे कि हम भावनात्मक दबाव महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि ये दबाव नहीं है बल्कि ये तो आपको हिम्मत है आगे बढ़ाने के लिए जो परिवार दे रहा है। बिल्कुल, आप अगर इसको भावनात्मक दबाव समझ रहे हो तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि यही वो एक चीज़ है, यही वो दबाव है जो आपको आगे पुश करेगा। अगर आपकी जब पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो फिर अगर आपके दिमाग में ये आएगा कि हमारे परिवार वालों का भावनात्मक दबाव हम पे है, तो आप पढ़ने के लिए थोड़ा और सीरियस हो जाओगे। जैसा कि मेरे साथ था, मैं ये सोचता था कि घर वाले सोच रहे हैं कि हाँ ये पढ़ रहा है, भावनात्मक दबाव जो था मेरे अंदर वो मेरे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। अच्छा। क्योंकि जब जब नहीं पढ़ने की इच्छा होती थी तब तब मैं परिवार के बारे में सोच लेता था, तो वो तो एक अच्छी चीज़ है। इसको दबाव अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा दबाव। हाँ, मतलब इसको सकारात्मक लेके चलना चाहिए, ना कि नकारात्मक कि आप बिखर जाओ। रिजल्ट आता है, फेल होते हैं तो परेशानी होती है कि क्योंकि हमको बुरा इसलिए नहीं लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बुरा इसलिए लगता है कि यार घर वाले क्या सोचेंगे, उनको कैसा फील हो रहा होगा। तो ये चीज़ रहती, दोनों चीज़ें हैं, नकारात्मक भी, परंतु उसको ज़्यादातर सकारात्मक वे में ले बच्चे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कई बार आपके दिमाग में आया होगा कि नौकरी तो है, कुछ और नौकरी कर लेते हैं, पर एक कोई सोच जिसने कहा होगा नहीं, करना तो MPPSC ही है। ऐसा कई बार आया, जब मैं फेल हुआ तब आया, और पहले जॉब भी कर चुका हूँ, तो ऐसा लगता था कि वही जॉब अच्छी है, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब करता था, ऐसा लगता था। परंतु वही काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो अगर अब हम यहाँ से छोड़ के जाते तो फिर वही बात हो जाती कि देखो तैयारी करने गए थे और क्या किया इन्होंने, 5-6 साल हो भी गए थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा था दबाव बढ़ते जा रहा था और उतना ही टिके रहने के लिए मजबूर भी हो रहे थे कि अब इतने साल हो गए तो अब कैसे छोड़ के चले जाए। तो मतलब एक उदाहरण बनना था, आपने चुना सफलता का उदाहरण बनना, ना कि असफलता का उदाहरण बनना। आपने जब तैयारी की होगी कि सफलता प्राप्त करने में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक अच्छी रणनीति या फिर मानसिक मजबूती, या कहें कि दोनों ही? जी बिल्कुल, इसमें सिर्फ एक चीज़, आपकी सफलता में सिर्फ एक ही चीज़ जरूरी नहीं है, मानसिक संतुलन वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए और रणनीति भी आपकी अच्छी होना चाहिए, क्योंकि आप हर पल पे टूटोगे, हर पल पे आपको ये लगेगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और रणनीति की आपने बात की, तो हर स्तर पे, हर क्वेश्चन पे अलग अलग प्रकार की रणनीति की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं या बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ हमारी कमांड कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है, तो यहाँ पे आपकी रणनीति काम आती है कि मुझे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसे कैसे डील करना है, और जो मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहा है तो वहाँ पे आप ज़्यादा समय यूज़ कर लेते हो, तो उसको कैसे कम करना है। तो मेरा मानना ये है कि रणनीति तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, साथ में आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रणनीति अच्छी बना रहे हो और अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो
रणनीति अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो भी सही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे रणनीति और जो आपने दूसरी बोली, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक अच्छी रणनीति और मानसिक मजबूती के साथ उसको एग्जीक्यूट किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जैसे आप तैयारी कर रहे थे, आपने बताया कि बहुत डर लगता था, तो आपने इस डर से दोस्ती कैसे की ना? एक डर ये था कि उम्र निकल रही है, एक डर ये है कि रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे हैं या रिजल्ट्स में देरी हो रही है, तो कैसे सामना किया इस डर का? डर से दोस्ती का करने का जो है तो उसका एक ही तरीका था, आप पढ़ाई करो। रिजल्ट नहीं आ रहा है तो पढ़ाई करो, आप फेल हो रहे हो तो आपके पास दूसरा रास्ता बचा क्या है? सही है। पढ़ाई करो। तो मैं बस जितना ज़्यादा डरता था मैं उतनी ज़्यादा मेहनत करता था। जब जब मैं फेल हुआ तो मेरी स्ट्रेटजी और सटीक होती थी, या फिर और मैं मेहनत बढ़ा देता था, या फिर जब जब मैं फेल हुआ, जब जब डर लगता था तो फिर मैं ये सोचता था कि ऐसा कौन सा टॉपिक है या फिर ऐसा कौन सा यूनिट है सिलेबस में कि इस पे काम करना चाहिए। जैसा कि अभी 2023 और 24 का रिजल्ट नहीं आया था, वो मेरा 2025 का मेंस का एग्ज़ाम है। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा डर वाला जो पोर्शन था वो हिंदी में ट्रांसलेशन था और दूसरा मैथ्स था। तो पिछले 3-4 एग्ज़ाम में मैंने उस पर उतना ज़्यादा काम नहीं किया था। अब फिर मैं 21-22 में फेल हो चुका था, 23-24 का रिजल्ट आने वाला था। मैंने कहा अगर मैं फिर से फेल होता हूँ 23-24 में तो फिर स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। तो उस स्थिति को ख़राब होने से रोकने के लिए पहले रिजल्ट आने के पहले ही मेरी जो कमियां हैं जो कि डर के रूप में है, मैथ्स और हिंदी ट्रांसलेशन, तो मैंने उस पर पहले ही काम कर लिया था। ये होता है जब असफलता मिलती है, हमें लगातार ऐसा है कि हम नहीं कर पा रहे, तो हमें ऐसा लगता है कुछ जो चीज़ें हमारी कमज़ोर है शायद इनकी वजह से हमारा नहीं हो रहा है, तो हम उस पर और ज़्यादा काम करने का प्रयास करते हैं। तो अभी मतलब 25 के लिए आप फिर से तैयार हैं, बख्तर बंद एकदम। क्या हुआ कि अभी रिजल्ट आया उसके बाद से तो थोड़ा मतलब कम हो गया। उसके पहले तक तो मैं पूरी तरह से लगा हुआ। अब तो आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं। ऐसा नहीं। और जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैं यहाँ पे टेस्ट लिख रहा था। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि रिजल्ट आ चुका। मैं टेस्ट लिख के फिर रूम पहुँचा तब मुझे पता चला था कि रिजल्ट आ गया। उसके पहले रिजल्ट आ चुका था, तो तैयारी मेरी चल ही रही थी। मैं टेस्ट लिख रहा था यहाँ पे। बहुत खूब। अच्छा, कई बार रहा होगा कि दोस्त जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे उनका सिलेक्शन हो गया, वो आगे निकल गए, आपका नहीं हुआ, तो फिर तुलना दूसरे लोग भी करते हैं और हम खुद भी करते कि हमारे में क्या कमी रह गई। तो फिर इस स्थिति से कैसे बाहर निकलते थे आप? ऐसा रहता था हमेशा। मेरे साथ में जो बच्चे थे, मेरे बैचमेट जो थे, वो कुछ नवोदय के थे, इंग्लिश मीडियम के थे, तो मुझे लगता था कि इनकी स्कूलिंग अच्छी है, ये इंग्लिश मीडियम से है, या फिर इनका बैकग्राउंड अच्छा है, इसलिए ये लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो फिर इनके बराबर पहुंचने के लिए क्या किया जाए, तो फिर वो एक ही लास्ट ऑप्शन बचता था, पढ़ाई। तो ज़्यादा मेहनत की जाए, जो हमारी कमियां उसको दूर किया जाए और कंटिन्यू प्रयास करते हैं। धीरे धीरे कमियां दूर होती है और अंततः सिलेक्शन होता है। शुरू में सबको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं जैसा मेरी जो पृष्ठभूमि थी एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ, तो जिस जगह से आया, और लगभग सब बहुत ज़्यादा 100 में से 90% बच्चे जो होते हैं, सबको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। पर उनसे आप जब पूछोगे, जो सेलेक्ट है उनसे पूछोगे, तो मैं मिला हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ, सब हमारी तरह सामान्य बच्चे ही होते हैं। क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो जैसे मुझे लगता था कि यार DC DSP तो हर कोई नहीं बनता, कुछ खास मतलब होता होते होंगे, या बहुत इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते होंगे, या बहुत मेहनती होते होंगे। तो फिर समझ में ये आया कि अगर आप मेहनती नहीं भी हो, बहुत इंटेलिजेंट नहीं भी हो, तो आप कंटिन्यू प्रयास करते रहोगे, तो फिर आप भी DC DSP बन सकते हो। तो हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी, ये दोनों हो तो कोई भी बन सकता है। वो मैटर नहीं करता कि आपने शुरुआत कहाँ से की, आप संघर्ष बढ़ जाते हैं आई थिंक, हाँ, लेकिन आप पहुँचते कहाँ, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और आपने साबित भी कर दिया है। अगर MPPSC में हम पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई तो सभी करते हैं, और सिर्फ पढ़ाई से MPPSC निकल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या अलग है जो आपको अलग बनाता है? पढ़ाई के साथ में खुद का इवोल्यूशन करना, कि क्या हम सही पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा है क्या वो हमें याद है,
ये इसके लिए फिर मैं टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर लेता था। तो उससे क्या होता था कि मेंटल प्रेशर भी रहता था कि 7 दिन बाद मेरा टेस्ट है या हफ्ते में 2 टेस्ट है, 3 दिन बाद मेरा टेस्ट है। तो प्रेशर ये रहता था कि मैं पढ़ाई करूं ताकि मेरा टेस्ट अच्छा जाएगा। और जब मैंने जो पढ़ाई की तो उसका इवोल्यूशन कैसे होगा, मैंने पढ़ा वो सही है या गलत है, या मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। उसके लिए फिर टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन कर ली थी। तो उससे मुझे पता चलते जाता था कि साथ में इवोल्यूशन भी होते जाता। अब जैसे आजकल मैं देखती हूँ बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस उन्होंने लगाया और उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में मिल जाएं, एग्ज़ाम में मिल जाएं तो अच्छी बात है। बेसिकली टेस्ट सीरीज़ का पर्पस क्या होता है, आपकी नज़र में क्या है? टेस्ट सीरीज का पर्पस जहाँ तक मेरे लिए तो ये होता था कि जो मैंने पढ़ा है तो वो रिकॉर्ड हो जाए 2-3 घंटे का। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, जब मैं एसएमजे में टेस्ट देता था तो जितना मैं समझ पाया यहाँ की टेस्ट सीरीज को, तो 2-3 राउंड होते हैं। तो पहला राउंड मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस से टू द पॉइंट आता है, तो आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। सेकेंड राउंड में थोड़ा टफ आता था कि थोड़े इधर उधर के क्वेश्चन कि अगर नहीं बन पा रहे, मतलब टफ टाइप के क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में डायरेक्ट नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन सेकंड राउंड में ऐसे होते हैं, ऐसा मुझे लगता है, मुझे नहीं पता क्या बिल्कुल होते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि सेकंड राउंड थोड़ा टफ होता था। तो पहला जो राउंड हुआ एकदम बेसिक क्वेश्चन टू द पॉइंट सिलेबस के हेडिंग से, तो वैसे वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दूसरा वाला अगर थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चन है तो वो हो जाएंगे। और थर्ड राउंड होता था वो पूरा एकदम सिंपल वाला होता था जैसा एग्जाम में होता है, जैसे एग्जाम में होता है। तो एक तो रिवीजन हो जाएगा मेरा, दूसरा मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ में एक और चीज़ ये भी होती है कि हमारी अप्रोच डेवलप हो जाती है। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे सोल्व कर रहे हो वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पर ये कि उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो उससे आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी जो कि आपको एग्जाम में काम आएगी। वहाँ हमने इंट्रोडक्शन कैसा लिखा है या बॉडी में क्या लिखा है, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए हमारा, ये सब टेस्ट लिखने से आई थिंक क्लियर हो जाता है। और मेंस का टेस्ट लिखने से ये है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीख रहे हो कि लिखना कैसे है। ये नहीं कि एज इट इज जो क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं हम वही हमको लिखना है। क्योंकि अगर आपने लिखना सीख लिया, आपको लिखने की प्रैक्टिस हो गई, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन होगा आप डील कर लोगे। यहाँ पे हम जब टेस्ट सीरीज में डिस्कशन की क्लास लेते थे तो सर हमसे ये बताते थे कि अगर बहुत सारा कंटेंट है आपके पास तो उसको छोटा कैसे करना है, कुछ बहुत सारा आ रहा है तो उसको कैसे लिखना है कम में, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो फिर उसको कैसे बड़ा करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो ये टेस्ट में मेरी एक अप्रोच डेवलप हुई थी कि मतलब एक डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन है जिसकी हमको सिर्फ डेफिनेशन पता है, अब उसको आपको पूरा डिटेल में कैसे करना है, पूरा 11 नंबर का पूरा 10 नंबर वाला पेज आपको कैसे भरना है। तो ये अप्रोच आपकी टेस्ट सीरीज से डेवलप होती है। तो टेस्ट में आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आज मैं यहाँ टेस्ट में लिख रहा हूँ यही आ जाए। आपको ये होना चाहिए कि मैं एक अप्रोच सीख लूँ जो कि मेरे वहाँ एग्जाम हॉल में काम आए। ऐसा भी सुना है मैंने कि सर बताते हैं कि आप स्कूल वाला या कॉलेज वाला तरीका भी अपना सकते हैं जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। कभी ऐसा हुआ कि पढ़ते हुए लगा कि सब बेकार है, कुछ नहीं होगा, छोड़ दिया जाए? हाँ, ऐसा बिल्कुल लगता है और बार बार लगता है, हर पल पे लगता है क्योंकि हम निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, तो फिर ऐसा लगता है। और वो फिर सिलेक्शन जब हो जाता है अंततः तब लगता है कि हाँ, ये जो हमने मेहनत की थी सारगर्भित हो गई और ये मेरे काम की है। जब आप फेल होते हो तो फिर ऐसा लगता है कि सब जीरो हो ही जाता है। वो आप भले किसी भी स्तर पर फेल हो, चाहे प्री के स्तर पे हो, मेंस के स्तर पे हो या साक्षात्कार के स्तर पे। Okay. कुछ शब्द हैं असफलता, बैकफुट और फिर वापसी। ठीक है, इनको कनेक्ट अगर हम करते हैं तो कोई ऐसी गलती जो आपने की लेकिन आप दूसरे विद्यार्थियों को सलाह देंगे कि भाई उससे बचो। सबसे पहली सलाह तो अगर आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हो तो सबसे पहले तो आप खुद से कहो कि अगर मैं प्रिपरेशन करूँगा तो पूरी ईमानदारी से करूँगा। एक टारगेट सेट करो कि मैं इतने टाइम में करूँगा, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मुझे जो इतना टाइम लगा हो सकता है शायद मैं अपने आप को इतना सीरियस नहीं रख पाया हो शायद एग्ज़ाम के लिए, या फिर एक सबसे मेन जो चीज़ रही होगी शायद अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बना पाया होगा,
पेपर को अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि लगभग मैंने सब सेल्फ ही किया था। ज़्यादातर जो मैंने सीखा था मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज में ही सीखा है। तो यही है कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो ये सोच के चलो कि मुझे 1 साल 2 साल 3 साल में जब कभी भी इतने समय में मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है और इस ईयर में मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना ही है। इन सब के लिए गलतियां ना करें। अगर मुझे फिर से अगर तैयारी करना हो तो आप प्रॉपर गाइडेंस ले लीजिए किसी से भी और उसके बाद फिर तैयारी कीजिए। तो पहले तैयारी फिर परीक्षा, ये होना चाहिए। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि परीक्षा देना शुरू कर देते हैं, उसके साथ साथ तैयारी करते जाते हैं, तो शायद ये गलती वो करते हैं। जी, आप अगर एलिजिबल है, आप 21 ईयर में जहाँ तक एलिजिबल हो जाते हैं, तो अगर आप हो तब दीजिए, क्योंकि भले आपने आधा भी पढ़ा है तो इसमें अटेम्प्ट का तो कोई इशू है नहीं, तो आप आधा भी पढ़ा है तो आप अपने आप को चेक करने के लिए दे सकते हो। हाँ, लेकिन फोकस तैयारी पे होना चाहिए। अच्छा, कोई भी ऐसा पेपर या इंटरव्यू का कोई सवाल जिसने आपकी नींद उड़ा दी हो कि भाई ये कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया? ऐसा बहुत होता है। जैसे मेंस के एग्जाम में उन्होंने पूछा था कि मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या कितनी है। अब वो एमपीपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे लगता है सबको याद होती है और मैं वहाँ जाके भूल गया, मुझे नहीं याद। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इंटरव्यू में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो हमको नहीं लगता कि ये पूछा जा सकता है और वो पूछ लिया जाता है। जैसे कि 2024 के एग्जाम में मुझसे पूछा गया था कि गुप्त गोदावरी जो कि सतना में जहाँ तक, तो वो मेरे ज़िले से संबंधित नहीं था और मेरे ज़िले से काफ़ी दूर भी था और जहाँ तक वो एमपीपीएससी की हम प्रिपरेशन कर रहे तो शायद एक आध वर्ड में होता होगा कि ये स्थान कहाँ पर है। तो एक आध वर्ड में होता होगा शायद, मुझे तो वो भी नहीं पता था कि इतने साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो गुप्त गोदावरी नाम की कोई जगह है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से नहीं हूँ, शायद सतना में, मैं धार से हूँ। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि उसका भूगोल बताओ, उसका ज्योग्राफी बताओ। उसका भी ज्योग्राफी अगर वो ये पूछते कि कहाँ है तो मैं सोचता कि चलो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो किसका बोर्ड रहा था 2024 में आपका? मेरा 2024 में कोष्टी सर का। क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे आपसे, कुछ याद है आपको? हाँ, मुझे याद है। मैं एमए था मेरा योगा में और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में एक्यूप्रेशर थेरेपी था। अच्छा। तो उससे क्वेश्चन पूछे गए थे कि योग दिवस कब से मनाना चालू किया और कितने देशों ने समर्थन किया यूएन में, और एक्यूप्रेशर थेरेपी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसको साइंटिफिक रूप किसने दिया। कुछ जो बेसिक क्वेश्चन थे वो मुझे याद है और इसके अलावा मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन ये भी था कि वह कौन है जो वो कौन से पापा है जो बिना खाए पिए जी रहे हैं। अच्छा। तो एट ए टाइम मुझे उस टाइम याद नहीं आया था, पर मैंने कहा कि सर वो नर्मदा नदी के किनारे है। तो सर ने बोला ठीक है, वो तो पर नाम बताइए आप। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम नहीं सोच सकते कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। हाँ। पर हो जाते, तो शायद उस टाइम करंट ट्रेंड में रहा हुआ, करंट अफेयर में कहीं पर उनसे मिस हो जाता तो नहीं आया। ठीक है। जिस दिन सिलेक्शन हुआ होगा आपका, तो थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आप टेस्ट लिख रहे थे और रूम पे जाके आपको पता चला कि रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट देखने से पहले डर ज़्यादा था या उम्मीद ज़्यादा थी? एक्चुअली क्या हुआ कि जब मेरे पास फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोल दिया था कि आपका सिलेक्शन हो चुका था। तो उस टाइम सबसे जो कमी थी अविश्वास की थी। हाँ, क्योंकि इतने सालों से नहीं हुआ था। इतने साल से नहीं हो रहा है, तो मैं 21-22 में फेल हो चुका हूँ और 24 में मेरा रिजल्ट आया है 24 का, और उसमें भी मैं सीधे डीएसपी के पद पर चयन हुआ है। तो अविश्वास का वो टाइम था, वो जो पल था कि आपका चयन हो गया है और आप डीएसपी के पद पर चयनित हुए, तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे हो गई। तो फिर वो एक दिन नहीं, उस टाइम नहीं, वो 2-3-4 दिन तक, काफी टाइम तक मुझे लगता है कि सबको ऐसा लगता होगा, सबके साथ ऐसा होता होगा कि आप एक वो दौर है जब बार बार आप प्रयास कर रहे हो, असफल हो रहे हो और फिर आपका रिजल्ट आ रहा है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो फिर बहुत टाइम तक विश्वास नहीं होता है। ओके, मैं 19वीं रैंक है आपकी 2024 में, तो सीधा एकदम अभी तक सिलेक्शन ना होना और सीधा आपका मेरिट लिस्ट में 19वें नंबर पर आ जाना, वाकई में सुकून भरा एहसास होगा ये। और अविश्वास का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि 2021 में 2022 में इतनी सारी पोस्ट थी, 400 के आसपास, 400 प्लस पोस्ट थी 2022 में। हाँ। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और 2024 के का जो रिजल्ट आया उसमें तो
110 ही सिर्फ पोस्ट 110 पोस्ट थी। ऐसा लगता था कि इसमें कहाँ से इसमें क्या ही होगा। जिस दिन मेंस का रिजल्ट आया था उस दिन भी यही हुआ था। मैंने थोड़ा बहुत रोल नंबर स्क्रॉल किया, उस दिन में भी नहीं पता हम लोगों की का शायद 25 का मेंस का टेस्ट चल रहा था और सेम टाइम पे उसी टाइम पे 2025 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था और 2024 के मेंस का रिजल्ट आया था। तो मैंने थोड़ा बहुत देखा रोल नंबर कि ठीक है, नहीं हुआ शायद मेरा नाम, और मैं नीचे गया, मैं देख के वापस आ गया ऊपर क्लास में। फिर वापस फिर मैंने कहा शायद नहीं हुआ होगा, हल्का फुल्का देखा कि यार कहाँ इतने कम बच्चों मेरा कहाँ होगा। तो जिस दिन आपने अपना रिज़ल्ट देखा, तो रिज़ल्ट देखने के बाद आपका मतलब पहला रिएक्शन क्या था? खुशी थी, एक सुकून था, या एक खालीपन था कि मंजिल मिल गई है, उसके बाद का जो खालीपन होता है? रिजल्ट देखने के बाद बहुत ज़्यादा तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि सिलेक्शन तो हो गया था, ये पता चल गया था, पर उस चीज़ को एकदम मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। टाइम लगता है कि उस चीज़ को 3-4-5 दिन तक। शुरू दिन तो चाहे वो फेल भी हुआ हूँ मैं, पास भी हुआ हूँ, तो शुरू दिन तो नींद ही नहीं आती है। फिर कंटिन्यू फ़ोन पे फ़ोन पूरा चलते रहता 2-3-4-5-6 दिन तक। सब बधाइयाँ आते रहती है, अच्छा लगता है। इस पूरी जर्नी में बहुत सारे आपके अपने परिवारजन, आपके दोस्त रहे होंगे। एक किसी ऐसे व्यक्ति को याद करना चाहेंगे जिसने आप पे तब भी भरोसा किया जब सब ने साथ छोड़ दिया या सबका भरोसा टूट गया हो? किसी एक का कहना तो सही नहीं होगा, पूरी फैमिली है, पूरा परिवार है, सब लोग जो मुझसे जुड़े हैं, सबका मुझ पर भरोसा रहा है हमेशा से। और आपके कोई दोस्त? मेरे जो दोस्त थे साथ में जो तैयारी कर रहे थे वो बहुत सारे दोस्त थे, और भी जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे वो तो सभी कुछ लोग सेलेक्ट भी हो गए जिसमें, और कुछ अभी प्रक्रिया में है। ओके। आज के टाइम में जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपके साथ भी हुआ है कि शुरुआत में सिलेक्शन कभी प्री में, कभी मेंस में नहीं हुआ, कभी इंटरव्यू में नहीं हुआ, जो मन से निराश हो चुका है, टूट चुका है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि मेरा रिजल्ट आया था और मैंने उस दिन कहा भी था कि पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी से आप पढ़ते रहिए, अपनी कमियों को दूर करते रहिए, एनालिसिस करो, ये पता करो कि कहाँ कमी रह रही है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो, क्योंकि यही वो चीज़ है, आपका मूल्यांकन आपको खुद करना है। क्योंकि आपकी कमी को आप खुद जानते हो, कोई तीसरा व्यक्ति कैसे बता पाएगा कि आपने ये गलती की है एग्ज़ाम हॉल में तो आप फेल हुए हो। हालांकि कॉमन गलती होती है, सब लोग बता देते हैं, उसके बाद भी आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, तो एक न एक दिन आप सफल हो जाओगे। तो पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन एक ना एक दिन ज़रूर होगा, सबका होगा। अच्छा, आप डीएसपी के पद तक पहुंच चुके हैं, 25 में भी आपको मुख्य परीक्षा देनी है, अब फिर से एमपीपीएससी देना है आपको, तो अब आप क्या अलग करेंगे? मुझे लगता है कि मुझे साक्षात्कार वाली प्रक्रिया पर ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए कि 2023 में मेरे 46 मार्क्स से, 2024 में 80 मार्क्स है। 80 मार्क्स हैं, बहुत खूब। 120, मतलब मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है शायद अब हो गया होगा। नहीं, बेशक अभी तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस चीज़ें ठीक हुई है, साथ में मेंस के स्तर पे भी मुझे और अच्छे मार्क्स लाने की आवश्यकता है। तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों पे आप फोकस करेंगे? और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरा 23-24 का रिजल्ट आने से पहले मैंने जो मेरा ट्रांसलेशन वाला पार्ट जो था बहुत वीक था, और साथ में मैथ्स जो मैं बहुत वीक था, तो मैंने उस पर काम कर लिया था पहले, तो बस उसका रिवीजन करना है। अब जब मैं जैसे नहीं डेट आ जाती है मेंस की, तो वापस के लिए सब ये भी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आप डीएसपी के पद पर चयनित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपने आगे बढ़ने का अपना इरादा छोड़ा नहीं है, अभी भी आपको है कि ये कमियां हैं, ये दूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
बहुत अच्छी बात है जितिन जी। और मुझे लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स को जो बहुत जल्दी एक या दो बार फेल होने के बाद या सफल होने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि कहीं भी रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। हर किसी को MPPSC देना चाहिए क्या? आजकल है कि जिसको देखो वो MPPSC की या UPSC की तैयारी कर रहा होता है, तो जो भी तैयारी करे वो खुद से क्या सवाल करे, क्यों उसे MPPSC करना चाहिए? MPPSC हर किसी को तो नहीं देना चाहिए जिसको जो एक्चुअल में सच में जिसको प्रिपरेशन मतलब जो सच में अधिकारी बनना चाहता है या जो सिविल सेवा में जाना चाहता है उनको बिल्कुल MPPSC देना चाहिए। और अगर दे तो फिर बहुत अच्छी मेहनत और बहुत अच्छा अपना शेड्यूल बना के देना चाहिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है MPPSC का या फिर जैसा कि आपने UPSC का मेंशन किया, UPSC का तो बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं, बट MPPSC का जो सिलेबस है वो आपको जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ चल रही है उससे आपको अवगत कराएगा, चाहे वो समाज हो, चाहे वो अपना भूगोल है, या तो हमारा जो इतिहास है, या तो फिर हमारा आने वाला भविष्य है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, या जो समाज में समस्याएं चल रही है, कोई अपराध चल रहे हैं, चाहे नशे की जो लत है, ऐसे टॉपिक जो अभी नए नए ऐड किए गए हैं, या साइबर सिक्योरिटी है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिर कानूनी जानकारी भी आपको मिलती है इनके विषय में, या जो नागरिक बोध है, हमारे क्या क्या अधिकार है, या हमको क्या क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य है, इन सब की जानकारी एक व्यक्ति होने के नाते आपको होना चाहिए। तो MPPSC की तैयारी में ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। आपका सिलेक्शन भले हो ना हो, जैसे आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। आप एक व्यक्ति से व्यक्तित्व तक का सफ़र तय कर लेते हैं। अक्सर रेशु सर भी ये बात कहते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी आपको व्यक्ति से व्यक्तित्व में ढाल देती है। तो MPPSC ने आपको क्या बनाया, मात्र एक अधिकारी या अधिकारी और इंसान? एक अधिकारी के साथ में एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व भी मेरे अंदर आया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं जानता था मैं, चाहे वो कानून से संबंधित हो या समाज से संबंधित हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी डेली लाइफ में भी काम आती है। जैसे अभी उद्यमिता ऐड हुआ, तो भले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि ये चीज़ें भी है। अगर MPPSC की तैयारी में शायद नहीं कर रहा होता तो मुझे नहीं पता होता कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। समाज में क्या क्या विसंगतियाँ हैं, अगर विसंगतियाँ उनको कैसे दूर किया जा सकता है, मतलब आपको एक जागरूक नागरिक के तौर पे तैयार करता है ये सिलेबस। इस पॉडकास्ट को कोई विद्यार्थी देख रहा है, हारा हुआ है, लेकिन पॉडकास्ट आपका देखे, आपकी बातें सुने और एक बार फिर से उठ खड़ा हो कि बस मुझे दोबारा तैयारी करना है, ऐसा क्या कहना चाहेंगे उससे? जैसा कि आपने बोला कि हारा हुआ है, तो वो हारे हुए के स्तर पर मैं भी रहा हूँ, तो उस हारे हुए विद्यार्थी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं भी फेल हुआ था तो मेरे अंदर कोई ना कोई कमी थी। तो आपको, जैसे मैं हूँ वैसे आप भी हो, आप भी उसी प्रक्रिया का एक भाग है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि मेरी कहाँ गलती है, और इस हार को, जब आप हारे हुए हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डर होगा। इस हार को, इस डर को, इस असफलता से आप सीखिए कि मैंने कहाँ गलती की है, और आगे की एक अच्छी रणनीति बनाइए, और उस पर आप निरंतर प्रयास कीजिए। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, और सफलता लेकर ही जाइए। जब आप यहाँ तक आए हैं, फेल हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ सीख लिया है। बस एक वो छोटी सी कड़ी होती है जो सिलेक्ट है और जो सिलेक्ट नहीं है, क्योंकि जब रिजल्ट में देखा जाता है तो पॉइंट्स में बच्चे बाहर होते हैं। तो शायद या तो आप मेंस में फेल हुए हो या आप प्रीलिम्स फेल हुए हो। तो प्रीलिम्स का तो आपको पता है कि मेरा इतने मार्क्स से रह गया है प्रीलिम्स, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं होंगे, जहाँ तक 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 नंबर, 12 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन होंगे। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वो जो 10 क्वेश्चन मेरे गलत हुए वो मैं कैसे ठीक करूँ। ये प्रीलिम्स का है। दूसरा मेंस की जब हम फाइनल रिजल्ट आता तो हम देखते हैं कि पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स पे रैंक गिरते जाती है, हाँ, या 1 नंबर 2 नंबर पर रैंक गिरते जाती है। तो आपको
ये समझना पड़ेगा कि थोड़ी ही कमी रही होगी। जो सेलेक्ट कैंडिडेट है और जो नॉन सिलेक्टेड है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बारीक सी लाइन, एक मार्जिन, हाँ बिल्कुल बारीक सी लाइन है, वो आपको क्रॉस करना है। तो अगर आप मेंस में फेल हुए हो, आप जब रिजल्ट देखोगे, मैं हमेशा एनालिसिस करता था। जब मैं साक्षात्कार में जब मैं फेल हुआ तो मैं एनालिसिस करता था रिजल्ट का, कि अगर ये पास हुए हैं या तो इसका सबसे लास्ट वाला, हालांकि सब लोग करते हैं, तो उसमें ये देखना चाहिए कि सबसे लास्ट वाला जो बच्चा है उसका कट ऑफ कितना गया है। तो वहाँ से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा हाँ, इतने नंबर भी मेरे नहीं थे। अब आप पढ़ाई तो कर रहे हो, तो वो नंबर मेरे क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो फिर मैं उसको कैसे बढ़ाऊँ। मैं इस पे सोचता था कि अच्छा मुझे इस पार्ट से यहाँ से इतने इतने लाना है, तो फिर मैं उसको इवोल्यूशन करता था। जब टेस्ट देता था तो मैं सोचता था कि यहाँ मुझे इतने नंबर लाना है, इतने नंबर लाना है, तो मैं फिर वहाँ पे कैलकुलेट करता था। और अंततः मैंने, जो हम बोलते हैं ना माइंड पावर, जैसा मेरे भैया भी बोलते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो जब मैं टेस्ट देने आता था या मैं एग्जाम हॉल में जाता था, तब मैं सोच के जाता था कि मुझे इस पार्ट से इतने 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 मार्क्स लाना है, क्योंकि मुझे उतनी ही आवश्यकता थी। मुझे सिलेक्शन लेना था। तो मैंने पहले वाले बच्चों के देखे थे कि कितने मार्क्स आए और ये सिलेक्ट हो गए, तो मेरे सेम उतने ही मार्क्स आए। मैंने जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने कैलकुलेट किया है, तो एक दो बार में जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तब शायद कोई कमी रही थी होगी, तो तब मैं भी हारा हुआ था। तो मैंने उस पर काम किया। ये मेंस वाला है। और लास्ट जो स्टेज है इंटरव्यू, मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण स्तर था तीनों में, क्योंकि मेंस में आपके सामने कोई नहीं बैठा है, प्री में भी आपके सामने कोई नहीं बैठा है। मेरे लिए वो चुनौतीपूर्ण इसलिए था कि मैं बहुत अच्छे से अपनी बात सामने वाले के सामने नहीं रख पाता था। आपको आता सब है, शायद आप इसलिए आपकी बात नहीं रख पा रहे हो कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, या तो आपके अंदर डर है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप या तो इंटरव्यू से बाहर हुए हो, तो आप उस पर निरंतर प्रयास करो, तो हो सकता है शायद फिर वहाँ भी आपका डर हो जाए और एक आप हारे हुए असफल व्यक्ति से जीते हुए सफल व्यक्ति में परिवर्तित हो सकते हो। इसलिए बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करते रहिए।